हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवल्दी भारती। एमएससी एजी हॉर्टिकल्चर थर्ड सेमेस्टर में हम लोग हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की ब्रीडिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कुछ बेसिक बातों को डिस्कस किया। उसके बाद लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कौन कौन से कॉमन ब्रीडिंग मेथड्स हैं या कितनी तरह के ब्रीडिंग मेथड्स होते हैं, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कन्वेंशनल ब्रीडिंग या ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड्स जो पुराने समय से चलते चले आए हैं, जो टाइम टेकिंग है, और दूसरी तरफ बात की थी कि मॉडर्न टाइप के ब्रीडिंग मेथड्स, जिनका हमने एक नॉर्मल आपको समराइज्ड वे में बता दिया था कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटेल में वन बाय वन जितने भी तरह के ब्रीडिंग मेथड्स होते हैं। तो आज हम लोग कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स में मैंने आपको बताया था कि कितने तरह के ब्रीडिंग मेथड्स होते हैं, जैसे डोमेस्टिकेशन, इंट्रोडक्शन, सेलेक्शन और प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हम लोग डोमेस्टिकेशन और इंट्रोडक्शन मेथड ऑफ ब्रीडिंग को डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डोमेस्टिकेशन क्या होता है, डोमेस्टिकेशन किसको कहते हैं। डोमेस्टिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वाइल्ड स्पीशीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट। डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी वाइल्ड स्पीशीज को, किसी वाइल्ड प्लांट को या वाइल्ड वैरायटी को या स्पीशीज़ को अपने अंडर ला करके उसका कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं। मीन्स जब कोई वैरायटी या स्पीशीज़ वाइल्डली ग्रो ना करे, आप उसको अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन में जब उसका कल्टीवेशन शुरू कर देते हैं, तो वह कहलाता है, वह प्रक्रिया कहलाती है डोमेस्टिकेशन। अब डोमेस्टिकेशन से इम्प्रूवमेंट कैसे होता है, हम लोगों को यहाँ ये समझना है कि ठीक है, हम कोई वाइल्ड प्लांट को ला करके अपने अंडर ऑब्जर्वेशन अगर हम उसे ग्रो कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, तो उसमें ब्रीडिंग कैसे हो गई, मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट कैसे होता है ना। तो यहाँ पर ये बात अभी हम लोग आगे समझेंगे। मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट आर डोमेस्टिकेटेड बाई प्री हिस्टोरिक मैन, मतलब मनुष्यों द्वारा। मतलब अगर आप पुराने समय में देखिए तो बहुत सारी फसलों का शुरुआत में डोमेस्टिकेशन ही किया गया है, जैसे कि रबर, बहुत तरह के मेडिसिनल प्लांट्स हैं, टी है, कॉफ़ी है, इवन जितने भी तरह के फ्रूट्स वेजिटेबल हैं, इन सभी का एक तरह से डोमेस्टिकेशन ही किया गया है। और डोमेस्टिकेशन के बाद आप इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिलता है। उसके बाद है कॉफ़ी वेयर डोमेस्टिकेटेड फ्यू सेंचुरीज एगो। टी और कॉफ़ी को अभी कुछ ही दशक पहले डोमेस्टिकेट किया गया, यानी ये बहुत पहले से हम इन फसलों से परिचित नहीं थे। उसी तरह से लैटेक्स प्रोड्यूसिंग प्लांट, मतलब वो पौधे जिनसे लैटेक्स हमें मिलता है, वो पौधे भी डोमेस्टिकेट अब किए जा रहे हैं फॉर दियर एबिलिटी टू ईल्ड प्रोडक्ट लाइक पेट्रोलियम। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह बनते हैं लैटेक्स से, तो बहुत से ऐसे वाइल्ड प्लांट्स हैं जिनको उनकी उपयोगिता के आधार पर अब हम डोमेस्टिकेट कर रहे हैं। तो देखिए, डोमेस्टिकेशन ये पहले भी होती रही है और अभी भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी। जैसे जैसे जिस वाइल्ड वैरायटी है कोई या कोई वाइल्ड प्लांट है, जब हमें उसकी उपयोगिता के बारे में हमें जानकारी हो जाती है कि इसका हमारे लिए किस तरह से बेनिफिट है, तो हम उसको तुरंत कल्टीवेशन उसका स्टार्ट कर देते हैं। अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में हम उसका कल्टीवेशन शुरू कर देते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि इतिहास में, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी की सभ्यता में कि जौ को लोगों ने उगाना शुरू किया। यानी जौ के बारे में उस समय के लोगों ने जौ को समझा कि ये एक ऐसा अनाज है जो कि जो है खाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, वरना जौ जो है वाइल्डली ग्रो होता था। तो जैसे जैसे लोग जिस तरह की फसलों से परिचित हो जाते हैं, उसकी उपयोगिता से परिचित हो जाते हैं, फिर उसको अपने ऑब्जर्वेशन में, उसको अपने मैनेजमेंट और प्रॉपर कल्चरल प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करके उसका कल्टिवेशन शुरू कर देते हैं। As a result of domestication, crop plant got changed considerably as compared to wild form. अब ये कह रहा है कि जब हम किसी क्रॉप को डोमेस्टिकेट करते हैं, मतलब अपने ऑब्जर्वेशन में या अपने ह्यूमन मैनेजमेंट में जब उसका कल्टीवेशन शुरू करते हैं, तो अपने आप में उसमें बदलाव होना शुरू हो जाता है। और कितना बदल जाती है, मतलब वो अपने वाइल्ड फॉर्म से, उसका जो वाइल्ड स्वरूप था, जंगली स्वरूप से, वो काफ़ी हद तक बदल जाती है अगर कई पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने ऑब्जर्वेशन में उसको कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं, प्रॉपर केयर मैनेजमेंट करके उसको कल्टीवेट करने लगते हैं, तो जो उसका ओरिजिनल वाइल्ड फॉर्म था उससे वो काफ़ी बदल जाती है। और ये जो बदलाव होता है ये जेनेटिक लेवल पर होता है।
जीन के लेवल पर होता है। इसीलिए हम फिर कहते हैं कि अब इस वैरायटी में या इस स्पीशीज़ में इम्प्रूवमेंट हो चुका है, यानी एडवांसमेंट हो चुका है, या जेनेटिक लेवल पर उसमें ब्रीडिंग हो चुकी है। ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड प्लांट इज स्टिल बीइंग कंटिन्यूड एंड इट इज़ लाइकली टू कंटिन्यू इन फ्यूचर ऑल्सो। ये बात मैंने बताई कि जो वाइल्ड प्लांट हैं, जैसे जैसे उनकी उपयोगिता के बारे में हमें पता चलता जाता है, हम उसको डोमेस्टिकेट करते जाते हैं, और फ्यूचर में भी ये डोमेस्टिकेशन के थ्रू जो ब्रीडिंग का मेथड प्रोसेस है वो होता रहेगा। अब देखिए, पैटर्न चेंजेस अंडर डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन करने के बाद पौधे में कैसे उसमें बदलाव होता है, कैसे उसके जेनेटिक लेवल में चेंज आता है कि हम कहने लगते हैं कि डोमेस्टिकेशन भी एक तरह से ब्रीडिंग का मेथड है। देखिए, होता क्या है, जब हम किसी वाइल्ड प्लांट को अपने ह्यूमन मैनेजमेंट में लाते हैं या कल्टीवेशन के लिए, तो देखिए वाइल्ड, जहाँ पर वो वाइल्ड इन्वायरमेंट में जो ग्रो कर रहा था वहाँ पर कोई केयर मैनेजमेंट नहीं थी, प्रॉपर न्यूट्रिएंट वगैरह या इरिगेशन टाइमली, ये सारी चीज़ें नहीं थी, इंसेक्ट पेस्ट पर कोई कंट्रोल नहीं था, और क्रॉप अपने आप जो है नेचुरल जो नेचुरल फोर्सेस हैं उससे लड़ते हुए क्रॉप अपने आप ग्रो करती है। तो उस क्रॉप की परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। जो वाइल्ड स्पीशीज़ या वैरायटीज़ होती हैं वो क्रॉप की मतलब प्रोडक्शन या ईल्ड वाइज उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन जब हम किसी क्रॉप को कल्टीवेट करने लगते हैं, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, हम कैसे करते हैं, हम प्रॉपर फील्ड प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद उस क्रॉप को प्लांट करते हैं, उसमें इरिगेशन, फर्टिलाइजेशन, उसमें प्रॉपर केयर मैनेजमेंट करते हैं, क्लाइमेटिक सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको प्लांट करते हैं, है ना। तो ये सारा केयर मैनेजमेंट जब हम उसमें करते हैं तो जो क्रॉप प्लांट है उसमें ऑटोमेटिकली जो है उसमें प्रोडक्शन और यील्ड और क्वालिटी वाइज वो जो है इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन अभी भी यहाँ ये ब्रीड नहीं हुई है। अब होता क्या है, जब इसी क्रॉप को हम सपोज दैट नेक्स्ट जनरेशन में फिर से कल्टीवेट करते हैं, फिर तीसरी जनरेशन में कल्टीवेट करते हैं, चौथी जनरेशन, पांचवी जनरेशन, तो धीरे धीरे होता क्या है, जब हम जिस वैरायटी को हम लेकर के आए थे उसमें धीरे धीरे जेनेटिक लेवल पे चेंजेस आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जब हम नेक्स्ट जनरेशन उसकी प्रोड्यूस करेंगे, यानी बीज उसमें जो तैयार होंगे वो फर्टिलाइजेशन, रिकॉम्बिनेशन से तैयार होंगे, है ना। तो वो जो फर्टिलाइजेशन होगा और रिकॉम्बिनेशन होगा उससे जो जेनेटिक चेंजेस आएंगे, फिर नेक्स्ट जनरेशन में फिर यही प्रोसेस रिपीट होगी, रिकॉम्बिनेशन और फर्टिलाइजेशन, इस तरह 4-5 जनरेशन तक होते होते, और साथ ही साथ सिर्फ रिकॉम्बिनेशन ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइजेशन ही हो और रिकॉम्बिनेशन हो। रिकॉम्बिनेशन मतलब कि जैसे मेल और फीमेल गैमीट बार बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते समय जो मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है उसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो ये जो रिकॉम्बिनेशन होता जाता है उससे तरह तरह के जो है जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं और अलग अलग तरह की एक्सप्रेशंस पौधे में आपको देखने को मिलते हैं। कभी कभी म्यूटेशन भी हो जाता है नेचुरल वे में। तो इस तरह से क्या होता है कि कुछ जनरेशन्स के बाद वो फसल जो है अपने आप में अलग दिखने लगती है, मतलब फेनोटिपिकली उसमें काफ़ी बदलाव आ जाता है। किसके कंपैरिजन में? जैसा कि उसका वाइल्ड स्वरूप था, जो जंगली स्वरूप में वो जैसी दिखती थी उसके कंपैरिजन में वो 5 या 6 जनरेशन बाद जब हम उसे अपने केयर मैनेजमेंट में जब हम उसको कल्टीवेट करते हैं तो उसमें बदलाव आ जाता है। तो ये बदलाव जेनेटिक लेवल पर आता है। अच्छा, एक और भी चीज़ होती है कि ऐसा नहीं है कि जो है ये सिर्फ नेचुरल फोर्सेस के थ्रू होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने सपोज, होता कैसे है समझिए, सपोज दैट कि आपने गेहूं की कोई वाइल्ड वैरायटी है और आप उसको ले आए कल्टीवेशन करने के लिए, उसको आपने डोमेस्टिकेट कर लिया, ठीक है। अब वो वाइल्ड वैरायटी जो है उसमें हो सकता है बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेके क्वालिटी अच्छी ना हो, पर उस वाइल्ड वैरायटी की खासियत ये है कि हो सकता है वो हर तरह के डिजीज़ और पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस हो, और आप चाहते हैं कि इस वैरायटी को हम डोमेस्टिकेट कर लें धीरे धीरे करके। तो आप उसमें क्या करते हैं, जो अच्छे दाने होते हैं आप पहले तो आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में जब आप उसको फिर बोने के लिए उसको यूज़ करते हैं तो आप उसमें से अच्छे दानों को आप सेलेक्ट करते हो, फिर उससे तीसरी जनरेशन के लिए उसे बुआई करते हैं, फिर तीसरी जनरेशन में फिर अच्छे दानों को सेलेक्ट करते हैं, अच्छे बीज को सेलेक्ट करते हैं, चौथी जनरेशन, पांचवी जनरेशन, आप ऐसे करते जाते हैं। तो होता क्या है कि धीरे धीरे जो इंफीरियर क्वालिटी के जो जीन होते हैं वो अपने आप पॉपुलेशन से
रिमूव होते जाते हैं और आप हर बार अच्छे सुपीरियर क्वालिटी वाले जीन जो कि जो कि अच्छे सीड में आपको दिखाई देते हैं, उन सीड्स को आप कलेक्ट करते हैं। तो जो अच्छे बीज हैं इसका मतलब उसमें सुपीरियर क्वालिटी के जीन हैं, और जो बेकार बीज होते हैं जिनको आप डिस्कार्ड कर देते हैं उसमें इन्फीरियर क्वालिटी के जीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो सुपीरियर क्वालिटी के जीन्स हैं इसको हर पीढ़ी दर पीढ़ी यानी जनरेशन टू जनरेशन आप कलेक्ट करते जाते हो, तो कुछ समय बाद सिर्फ सुपीरियर क्वालिटी के जीन की पॉपुलेशन रह जाती है। तो अब होता क्या है कि अब देखिए ये अपने आप में एक तरह का इम्प्रूवमेंट है, कई है ना, आपने भी सिलेक्शन किया, दूसरा नेचुरल फर्टिलाइजेशन और रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस भी चल रही, म्यूटेशन की प्रोसेस भी चल रही है। इन सारी जो एफर्ट्स की वजह से या इन सारे फोर्सेस की वजह से उस फसल में अपने आप कुछ जनरेशन के बाद बदलाव हो जाता है एज कंपेयर टू इट्स वाइल्ड फॉर्म। जो उसकी वाइल्ड फॉर्म है उसके कंपैरिजन में उसमें बदलाव हो जाता है। ठीक है, तो यही है यहाँ थर्ड पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो अकर। साथ ही साथ नेचुरल और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस भी होती है डोमेस्टिकेटेड पॉपुलेशन में, इससे भी जेनेटिक चेंजेस होते हैं। तो अंततः क्या होता है कि वो जो वैरायटी है जिसको कि आपने डोमेस्टिकेट किया था वो पूरी तरह से अपने वाइल्ड फॉर्म से अलग हो जाती है, और फिर कुछ दिनों बाद वो एक नई वैरायटी या स्पेशीज़ के तौर पर वो पॉपुलेशन जो है डेवलप करती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस वेरिएशन एंड कॉन्टीन्यूस स्पेशिएशन, मतलब बार बार ये जो वेरिएशन होता है कॉन्टीन्यूस स्पेशिएशन मतलब एक नई स्पेशीज या नई वेराइटी जो है वो डेवलप होती जाती है उसी डोमेस्टिकेटेड पॉपुलेशन में। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि डोमेस्टिकेशन से ब्रीडिंग जो हो रही है वो किस तरह से हो रही है, नेचुरल और ह्यूमन फोर्सेस की वजह से। नेचुरल फोर्स मतलब नेचुरली प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन या रिकॉम्बिनेशन हो रहा है या म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है, या हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। और ह्यूमन फोर्सेस की बात करें मतलब अगर जो उगा रहा है या जो फार्मर है उसका कैसा फोर्स लगता है जिस वजह से इम्प्रूवमेंट होता है, वो सिलेक्शन करता जाता है हर जनरेशन में, अच्छे बीजों को, अच्छे सीड को सेलेक्ट करता है और बेकार बीज जिसमें इन्फीरियर क्वालिटी के जीन्स हैं उनको डिस्कार्ड करता जाता है। तो धीरे धीरे रिफाइंड होकर के जो पूरा का पूरा जीन पूल है उसमें सुपीरियर क्वालिटी के जीन पूल रिफाइंड होकर के 6 to 7 जनरेशन के बाद आपके पास सिर्फ सुपीरियर क्वालिटी के जीन का कलेक्शन रह जाता है उन अच्छे सीड्स में, है ना। तो हर फसल में इसी तरह से जो है डोमेस्टिकेशन के दौरान इसी तरह से इम्प्रूवमेंट या ब्रीडिंग होती है, या हम कह सकते हैं पैटर्न ऑफ चेंजेस। पैटर्न ऑफ चेंजेस का मतलब यही है, ब्रीडिंग या जेनेटिक इम्प्रूवमेंट या किस तरह से जो क्या डीएनए में या जेनेटिक लेवल पर चेंज का जो पैटर्न है वो क्या है, इसी को बोलते हैं डोमेस्टिकेशन के थ्रू ब्रीडिंग। तो आपको लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ये बहुत पुराने समय से होता चला आया है ना, बहुत पुराने समय से, जब हम लोग जानते भी नहीं थे कि शायद हमारे पूर्वज जानते भी नहीं रहे होंगे कि वो ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं, वो इम्प्रूवमेंट का काम कर रहे हैं। मतलब वो जो सिलेक्शन करते जा रहे हैं हर बार, और जो नेचुरल वे में भी जो हाइब्रिडाइजेशन या म्यूटेशन हो रहा है उसके थ्रू एक इम्प्रूव्ड वैरायटी जो बनती जा रही है वो ब्रीडिंग की एक प्रोसेस है, लेकिन ऐसा हम शुरू से ही करते आए हैं। तो इसीलिए ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग कहलाता है, जो पुराने समय से इतिहास में भी अगर आप देखें तो हम बहुत पहले से ये करते चले आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेथड ऑफ ब्रीडिंग है प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर ये ब्रीडिंग का मेथड है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन को आप कुछ अलग मत समझिएगा, यहाँ पर इंट्रोडक्शन इज़ अ मेथड ऑफ ब्रीडिंग है, ठीक है। तो प्लांट इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरा ब्रीडिंग का मेथड है, कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग है, जिसमें होता है, हमने आपको पिछले लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेवल पर बताया भी था, आज इसको डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज़ प्लांट इंट्रोडक्शन? प्लांट इंट्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ए प्लांट स्पीशीज और वेराइटी टू ए न्यू कंट्री or geographical area where it was not previously grown। यह वह प्रोसेस है, प्लांट इंट्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग, यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक किसी भी प्लांट स्पीशीज़ को या वैरायटी को जब हम किसी एक नए देश में ले जाते हैं या नए जियोग्राफिकल एरिया में, जियोग्राफिकल एरिया मतलब किसी दूसरे महाद्वीप या किसी दूसरी कंट्री में ले जाएं या ऐसी जगह ले जाएं जहां वह पहले कभी नहीं उगाई गई है ना, वेयर इट वॉज नॉट प्रीवियसली ग्रोन, जहाँ वह पहले
कभी भी नहीं ग्रो की गई है, वह वहाँ के लिए नई है। तो ऐसी फसलों को जब हम किसी दूसरे कंट्री में या ज्योग्राफिकल एरिया में ले जाते हैं तो वह कहलाता है प्लांट इंट्रोडक्शन। अब प्लांट इंट्रोडक्शन से कैसे इम्प्रूवमेंट होता है ये भी अभी हम लोग समझेंगे आगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं। दस द इंट्रोड्यूस्ड प्लांट मे बी ए न्यू क्रॉप, इसलिए जो प्लांट आपने इंट्रोड्यूस किया है किसी दूसरी कंट्री में या ज्योग्राफिकल एरिया में लेके गए हैं, वो एक न्यू क्रॉप भी हो सकती है, स्पीशीज़ भी हो सकती है, वेराइटी भी हो सकती है। ऑफन सच प्लांट आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज, कॉन्टिनेंट और ज्योग्राफिकल एरिया। ऐसे पौधों को हम दूसरी कंट्रीज से या किसी महाद्वीप से या किसी भी दूसरे ज्योग्राफिक एरिया से जो है इंट्रोड्यूस कराते हैं। मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट या एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ द्वारा जो शुरुआत के दिनों में मतलब जो शुरुआत के दिनों में जो ट्रांसफ़र हुए हैं इधर से उधर, वो ट्रैवलर्स के माध्यम से हुए हैं, व्यापारियों के माध्यम से हुए हैं, है ना। जो जैसे टोमेटो है या पपाया है या गुआवा है, इन सब का ओरिजिन अगर आप देखिए तो साउथ अमेरिका है, लेकिन ये हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में भी आपको देखने को मिलेगा, यूरोपियन में भी देखने को मिलेगा। तो ये पुराने समय में ट्रैवलर्स जो होते थे उनके माध्यम से ये इधर उधर इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। आज के समय में भी इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन अब तरीका थोड़ा बदल चुका है। पहले अनकंट्रोल्ड इंट्रोडक्शन होता था। अनकंट्रोल्ड का मतलब कि आप किसी भी पौधे को किसी भी देश में या राज्य में किसी भी कॉन्टिनेंट में बड़ी आसानी से ले जा सकते थे बेरोक टोक। अब आसान नहीं है कि इंडिया में की ज़मीन पर या ओरिजिनेट पर उगा हुआ कोई पौधा बड़ी आसानी से आप दूसरे देश ले जाएं, या किसी दूसरे देश में कोई वैरायटी है या कोई स्पीशीज़ है उसको आप आसानी से अपने देश में ले आएं। अब ये चीज़ आसान नहीं है, इसके लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बना दिए गए हैं, है ना। उसके भी अपने कई कारण हैं जिसको अभी आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब कितने प्रकार के प्लांट इंट्रोडक्शन होते हैं? प्लांट इंट्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन और दूसरा होता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। प्राइमरी इंट्रोडक्शन में दिस इज द टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन इन विच द इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज और वेराइटी इज डायरेक्टली रिलीज्ड फॉर कल्टीवेशन। मतलब जब कोई वेराइटी या स्पीशीज किसी दूसरे देश से लाई गई हो, इंट्रोड्यूस कराई गई हो, और वह वेराइटी या स्पीशीज डायरेक्ट कल्टीवेशन उसका किया जाने लगे, उसको डायरेक्ट रिलीज़ कर दिया जाए कल्टीवेशन के लिए, मतलब फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए कल्टीवेशन के लिए, तो वह कहलाता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन, जैसे कि पहले के समय में होती थी। दूसरा टाइप का इंट्रोडक्शन है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? इन दिस केस द इंट्रोड्यूस्ड वेराइटी और स्पीशीज इज सब्जेक्टेड टू फर्दर स्क्रीनिंग एक्सपेरिमेंट। मतलब जो वेराइटी इंट्रोड्यूस्ड हुई है या स्पीशीज किसी दूसरे देश से अगर अपने देश में आई है तो पहले उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब कि हम देखते हैं कि वो यहाँ सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या उसके साथ एसोसिएटेड कोई डिजीज़, इंसेक्ट, पेस्ट तो नहीं है। इन सारी चीज़ों की छानबीन करने के बाद हम सेलेक्शन करते हैं। सेलेक्शन मतलब कि सपोज दैट हो सकता है कि वो जहाँ पर जिस कंट्री में उसका ओरिजिन रहा हो वहाँ पर उसने बेहतर परफॉर्मेंस की हो, लेकिन जब किसी नई कंट्री या नए ज्योग्राफिक एरिया में जब हम उसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो वहाँ की क्लाइमेट में वो अडेप्ट ना कर पाई हो और बेहतर परफॉर्मेंस ना दे पा रही हो, तो ये सारी चीज़ें मैटर ऑफ सेलेक्शन है। तो उस आधार पे हम सेलेक्शन करते हैं कि वैरायटी सेलेक्ट मतलब परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है या नहीं। अगर अच्छी है तो हम उसका सेलेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको डायरेक्टली रिलीज़ करते हैं, फिर उसको हम कल्टीवेशन के लिए रिलीज़ करते हैं, या फिर हम उसको कल्टीवेशन के लिए ना रिलीज़ करके एज अ पेरेंट के तौर पे यूज़ करते हैं कि यहाँ की किसी वैरायटी से, मतलब किसी मतलब जिस कंट्री में वो प्लांट इंट्रोड्यूस हुआ है उस कंट्री की किसी वैरायटी से पहले हाइब्रिडाइज कराते हैं और फिर उस प्रोजेनी को जो है हम जो है कल्टीवेशन के लिए रिलीज़ करते हैं। मींस जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम हम सेटअप करते हैं उसमें एक एक्जोटिक वैरायटी होगी। एक्जोटिक का मतलब होता है कि जो वैरायटी बाहर से इंट्रोड्यूस कराई गई है, और एक यहाँ की लोकल वैरायटी होगी, और दोनों को हाइब्रिडाइजेशन कराया जाएगा, और जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी फिर उस प्रोजेनी को हम बीज के तौर पे या वैरायटी के तौर पे रिलीज़ करते हैं। तो यह प्रोसेस कहलाता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन।
तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन अब हम जो है बहुत कम जो वेराइटीज़ यहाँ की क्लाइमेटिक एडेप्टेबिलिटी उनके लिए, मतलब वो वेराइटीज़ अगर कोई एक्जोटिक वैरायटी है जो बाहर से अपने यहाँ इंट्रोड्यूस कराई गई है, अगर वो यहाँ के क्लाइमेट में अपने आप को अच्छे से अडेप्ट कर लेती है तो हम उसे डायरेक्टली भी रिलीज़ कर सकते हैं कल्टीवेशन के लिए, और अगर नहीं अडेप्ट कर पाती तो हम उसको कुछ दिन तक उसका एक्लिमेटाइजेशन करते हैं या फिर उसको पेरेंट के तौर पे यूज़ करके यहाँ की लोकल वैरायटी के साथ हाइब्रिडाइज कराते हैं और फिर उसकी प्रोजेनी को हम यहाँ पर जो है रिलीज़ करते हैं एज अ वैरायटी के तौर पे। तो ये दो मेथड हैं इंट्रोडक्शन के। अब प्रोसीजर क्या है प्लांट इंट्रोडक्शन का, कि हमने भी आपको बताया कि अब पहले के समय में जैसे एक देश से दूसरे देश या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप किसी वैरायटी या स्पीशीज़ को ले जाना आसान था, पर अब आसान नहीं है। अब बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं और एक प्रॉपर प्रोसीजर है, तब हम किसी भी वैरायटी को अपने देश में ला सकते हैं या यहाँ की वैरायटी को दूसरे देश में ले जाया जा सकता है। तो उस प्रोसीजर को चलिए पढ़ते हैं कि कैसे प्लांट का इंट्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है। मतलब अगर हम किसी फॉरेन से, सपोज दैट कि टोमेटो की कोई वैरायटी है जो साउथ अमेरिका में है, बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस है, पर उस वैरायटी को अगर इंडिया में हम ग्रो करना चाहते हैं या लाना चाहते हैं तो हमें उस वैरायटी को यहाँ लाने के लिए जो स्टेप्स फॉलो करने होंगे वो स्टेप्स ये हैं। सबसे पहला स्टेप होता है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है द मटेरियल दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम अदर कंट्री इज़ प्रोक्योर्ड थ्रू नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। यानी जिस वैरायटी को हमें प्रोक्योर करना है, हमें मंगाना है, हमें उसे हासिल करना है ना, इज़ रिक्वायर्ड टू बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम अदर कंट्री इज़ प्रोक्योर्ड थ्रू, उसे मंगाया जाता है। वो प्रोक्योरेशन मतलब मंगाया जाना या उसका ऑर्डर करना। कौन कर सकता है? वो हम, कोई भी, ऐसा नहीं कि आप या हम कोई भी मंगा सकते हैं। उसके लिए अथॉराइज्ड बॉडीज़ हैं हमारी कंट्री में, वही अथॉराइज्ड बॉडीज़ या वही अथॉरिटी प्लांट को प्रोक्योरमेंट कर सकती है। और वो कौन है? नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, वो मंगा सकता है। नेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी जितने क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, ICR के हैं या CSIR के हैं, जो फसलों पर शोध करते हैं, उन संस्थानों को मंगाने का अधिकार है। या NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इन संस्थानों को प्रोक्योरमेंट करने का अधिकार है। यानी किसी प्लांट स्पीशीज़ या वैरायटीज़ को यही बाहर से मंगा सकते हैं, है ना। जैसे राइस या व्हीट का इंस्टीट्यूट है, तो वो राइस या व्हीट से रिलेटेड जो वैरायटी है उसको मंगाने का अधिकार उसी इंस्टीट्यूट को है ना। वेजिटेबल से रिलेटेड अगर किसी तरह की वैरायटी या स्पीशीज़ को मंगाने का अधिकार है, तो वेजिटेबल से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट हैं ICR के या CSIR के, वो मंगा सकते हैं। तो इसी तरह जो रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट है जिस क्रॉप के लिए, वो इंस्टीट्यूट अपनी क्रॉप से रिलेटेड वैरायटी या स्पीशीज़ को पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री से जो है वो प्रोक्योर कर सकता है। और जो प्रोक्योरमेंट होता है वो किसी भी रूप में हो सकता है, यानी प्लांट प्रोपोग्यूल जो हो सकता है वो किसी भी रूप में हो सकता है। बीज के रूप में भी प्रोक्योर किया जा सकता है, सीडलिंग के तौर पे भी मंगाया जा सकता है, या टिश्यू कल्चर, अगर वो प्लांट टिश्यू कल्चर से तैयार किया गया है तो उस तौर पे भी मंगाया जा सकता है। दूसरा स्टेप जब हम मंगा लेते हैं, प्रोक्योर कर लेते हैं, तो दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है? क्वारंटाइन is the screening of living organism introduced from foreign sources for the presence of pathogen, pest, weed, etc. क्वारंटाइन वह प्रोसेस है जिसमें जैसे जो प्लांट हमने प्रोक्योर कर लिया है, हमने मंगा लिया है, तो उसको हम डायरेक्ट उसको कल्टीवेट नहीं करते, हम उसे आइसोलेशन में रखते हैं। जैसे अभी ये क्वारंटाइन या आइसोलेशन वर्ड कोरोना के टाइम पे ये काफ़ी आप लोग इस वर्ड से यूज टू हो चुके हैं, काफ़ी परिचित हैं। क्वारंटाइन का यहाँ भी मतलब वही होता है कि स्क्रीनिंग करना। कैसे करते हैं कि जो पौधा आपने बाहर से मंगाया है उसको आप तुरंत ओपन कंडीशन में कल्टीवेट नहीं करते हैं, आप उसको आइसोलेटेड कंडीशन में उसको ग्रो करते हैं और चेक करते हैं कि कहीं उसमें किसी तरह के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, किसी पैथोजन के अटैक के या किसी एसोसिएटेड वीड के या पेस्ट के। अगर ऐसे सिम्टम्स उसमें दिखाई देते हैं,
उस प्लांट में, जो प्लांट आपने प्रोक्योर किया है, तो अगर उसको ट्रीट करने की गुंजाइश है, यानी उसको जो किसी भी तरह का ट्रीटमेंट दे करके अगर उसके जो उसकी डिजीज़ है या इंसेक्ट पेस्ट का जो प्रॉब्लम है उसके साथ जो चली आई है, अगर वो ट्रीट की जा सकती है तो आप उसे ट्रीट करने के बाद फिर उसे रिलीज़ करेंगे, है ना। और अगर ट्रीट नहीं की जा सकती है, यानी अगर इन्फेक्टेड प्लांट आ गया है, इन्फेक्टेड सीड आ गया है और उसे ट्रीट नहीं किया जा सकता है, तो उस कंटामिनेटेड मटेरियल को आप तुरंत जो है डिस्ट्रॉय कर देंगे या रिटर्न कर देंगे। ये होता है क्वारंटाइन का मतलब। यानी जो आपने सपोज दैट कि आपने 100 बीज मंगाए हैं, तो 100 बीज को आप ग्रो करेंगे। उस ग्रो करने के बाद उस सीड से जो प्लांट तैयार होगा, उस प्लांट को अंडर ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि उसमें किसी तरह का सीड बॉर्न पैथोजन के सिम्टम्स तो नज़र नहीं आ रहे हैं, या उसके साथ कोई वीड का सीड तो नहीं आ गया है। उनकी पूरी फेनोटिपिकली और जेनोटिपिकली यूनिफॉर्मिटी को आप चेक करेंगे। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप देखेंगे कि अगर वो प्योर एंड श्योर है, तब तो आप उसे फर्दर आगे के स्टेप में ले जाएंगे। लेकिन अगर किसी तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप उसे ट्रीट करेंगे, और अगर ट्रीट नहीं हो सकता है वो कंटामिनेटेड प्लांट, तो आप उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे या वापस रिटर्न कर देंगे। डिस्ट्रॉय करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो बीज है या उसके साथ एसोसिएटेड डिजीज़ या इंसेक्ट पेस्ट है, वो किसी दूसरी कंट्री का है। हो सकता है वो डिजीज़ इंसेक्ट पेस्ट आपकी कंट्री में ना हो, लेकिन ऐसे बीज को अगर हम क्वारंटाइन नहीं करते हैं या प्लांट को क्वारंटाइन नहीं करते हैं तो वो डिजीज़ इंसेक्ट पेस्ट हमारे यहाँ भी स्प्रेड हो जाएगा। जैसे पार्थीनियम जो ग्रास है, कांग्रेस ग्रास, जिसको गाजर घास ही बोलते हैं, ये इसी तरह का एसोसिएटेड वीड है जो गेहूं के साथ हमारी कंट्री में आ गया था। पर उस समय प्रॉपर क्वारंटाइन प्रोसीजर ना डेवलप होने की वजह से हम आज भी उस वीड को की प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। हमारे फार्मर्स उससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं। तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट होने पाए, इसलिए क्वारंटाइन करना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर दैट द प्लांट मटेरियल इज़ गिवन एन ऑथेंटिक फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। उसके बाद जो प्लांट अगर वो ट्रीट कर लिया गया है या उसमें कोई इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ का चांसेस नहीं है, एसोसिएशन नहीं है, तो फिर उसको एक फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो जो इंस्टीट्यूट है जिसने प्रोक्योर किया है वो सर्टिफाई करेगी कि नहीं, इस बीज के साथ किसी भी तरह का इंसेक्ट पेस्ट पैथोजन अटैक या सिम्टम्स नहीं है, फ्री फ्रॉम डिजीज़ पेस्ट है, ऐसा उस सर्टिफिकेट में होता है। उसके बाद क्या है, क्वारंटाइन कंट्रोल इज़ यूजुअली एक्सरसाइज्ड बाय द एजेंसीज ऑथराइज फॉर इंट्रोडक्शन। ये तो मैंने बताया कि कौन सी बॉडी है जो क्वारंटाइन का काम करती है, वो वही इंस्टीट्यूट करते हैं जो उसे प्रोक्योर करते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप है कैटलॉगिंग। क्वारंटाइन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप है कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग में क्या होता है, कैटलॉगिंग का मतलब होता है व्हेन मटेरियल इज इंट्रोड्यूस, जो मटेरियल आपने इंट्रोड्यूस्ड किया है या वेराइटी या स्पीशीज इंट्रोड्यूस की है, उसको एक एंट्री नंबर दिया जाता है और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन उस कैटलॉग में डाली जाती है। कैसी इन्फॉर्मेशन, हर इन्फॉर्मेशन, उस वैरायटी का नाम, वो वैरायटी किस स्पीशीज़ की है, उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है और उसकी मेजर प्लांट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। मेजर क्या, सभी जितनी भी प्लांट कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सभी रिकॉर्ड की जाती हैं। इसको बोलते हैं कैटलॉगिंग करना। उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इवैल्यूएशन। अब उस वैरायटी को इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट किस लिए करते हैं, द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड मटेरियल इज़ यूजुअली असेस्ड एंड इवैल्यूएटेड फॉर वेरियस कैरेक्टर। उसमें जैसे जितने कैरेक्टरिस्टिक आपने नोट कर लिए हैं, फिर अपनी ज़रूरत के अनुसार उसका इवैल्यूएशन करते हैं कि उसमें खासियत किस चीज़ को लेकर के है, ईल्ड को लेकर के है, क्वालिटी को लेकर के है, इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज़ को लेकर के है, किसी भी, है ना, किसी भी चीज़ अपीयरेंस को लेकर के है, तो कोई भी क्वालिटी कैरेक्टर जो उसमें बेस्ट हो उसका इवैल्यूएशन करते हैं। और वो इवैल्यूएशन भी वही करते हैं जो क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं या जिन्होंने मटेरियल प्रोक्योर किया है। इवैल्यूएशन जब हो जाता है पूरी तरह से, तो हम फिर प्रॉपरली इवैल्यूएटेड होने के बाद हम बताते हैं कि नहीं, ये जो वैरायटी है जो इंट्रोड्यूस की है हमने या मंगाई है, वो इस कैरेक्टर में बेस्ट परफॉर्म करती है या इसकी क्वालिटी अच्छी है, है ना, या हम कह सकते हैं इसका टेस्ट अच्छा है, कलर अच्छा है, मतलब कोई ना कोई क्वालिटीज़ जो उसमें बेहतर होंगी उसके लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और फिर उसी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम उस प्लांट को फर्दर फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हो सकता है ईल्ड बहुत ज़्यादा हो,
है ना, या किसी न्यूट्रिएंट उसमें किसी न्यूट्रिशियस हो बहुत ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें अंडर इवैल्यूएशन देखी जाती हैं। फिर लास्ट स्टेप है, लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट स्टेप है एक्लीमेटाइजेशन। एक्लीमेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो प्लांट आपने बाहर से इंट्रोड्यूस कराया है अपनी कंट्री में, वो बहुत आसानी से यहाँ के क्लाइमेट को अडेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए यहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल अलग है ना। हो सकता है यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का जो क्या कहते हैं एयर या विंड का या ह्यूमिडिटी या जितने भी ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, उसके लिए ये बहुत जल्दी, या यहाँ की जो सॉइल कंडीशन है उसमें ये पौधा जल्दी, हर पौधा अपने को जो है अडेप्ट नहीं कर पाता है ना। तो द एक्लीमेटाइजेशन ऑफ ए न्यूली इंट्रोड्यूस्ड वेराइटी और स्पीशीज टू ए न्यू जियोग्राफिकल एरिया इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम। और ये बहुत ही गंभीर समस्या होती है, क्योंकि हर प्लांट एक नई जगह में ग्रो करने के लिए तुरंत अपने को अडेप्ट नहीं कर पाता। ये चीज़ सिर्फ पौधों के साथ ही नहीं होती, ये जानवरों के साथ भी होती है, इंसानों के साथ भी होती है। इसको आप बिल्कुल उसी तरह से समझ सकते हैं कि सपोज दैट कि आप इंडिया में रह रहे हो और अचानक से आपको बहुत दूर किसी अमेरिकन किसी कंट्री में आपको रहने के लिए तुरंत भेज दिया जाए, तो आपको वहाँ अडेप्ट करने में बहुत वक्त लगेगा। शुरू में हो सकता है आप बीमार पड़ो, या आप मेंटली वहाँ के लिए प्रिपेयर ना हो, या हो सकता है नहीं अडेप्ट कर पाओगे तो हो सकता है वापस भी चले आओ, और अगर अडेप्ट कर गए तो हो सकता है वहीं पर रह जाओ। तो यही चीज़ समस्या पौधों के साथ भी होती है। तो पौधों को भी अडेप्टेशन में वक्त लगता है, 1-2 जनरेशन तो उनको अडेप्ट करने में ही लग जाता है, ठीक है। और जो पौधे अडेप्ट नहीं कर पाते और पूरी तरह से उनका जेनेटिक जो लेवल है वो यहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं होता है या अडेप्टेशन नहीं कर पाता, लेकिन वैरायटी अगर अच्छी है या उसमें जो भी उसके कैरेक्टर्स हैं जो हमने इवेलुएट करे हैं, अगर वो बहुत अच्छे हैं, तो हम उसको डायरेक्ट कल्टीवेशन नहीं करते, हम उसको यहाँ की किसी लोकल वैरायटी के साथ क्रॉस करा देते हैं, हाइब्रिडाइज करा देते हैं। तो जो प्रोजेनी होती है, क्योंकि उसमें आधे कैरेक्टर लोकल वैरायटी के होते हैं और आधे कैरेक्टर एक्जोटिक वैरायटी के होते हैं, या जो वैरायटी आपने इंट्रोड्यूस कराई है, तो दोनों कैरेक्टर होते हैं, इसलिए जो प्रोजेनी होती है वो ईजिली यहाँ पर अडेप्ट कर जाती है। तो इस तरीके से भी हम उस इंट्रोड्यूस्ड प्लांट को भी यहाँ पर डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन हाइब्रिडाइज यहाँ की लोकल वैरायटी के साथ हाइब्रिडाइज करा के भी अडेप्ट करा सकते हैं। तो ये एक्लीमेटाइजेशन की जो है प्रोसेस होती है। तो जो पौधे अडेप्ट कर जाते हैं, जिनमें हायर लेवल ऑफ अडेप्टेशन देखने को मिलता है न्यू वैरायटी में, उन्हीं पौधों को हम रखते हैं। फिर लास्ट स्टेप होता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब जो सुपीरियर जेनोटाइप जिसने पूरी तरह से अडेप्ट कर लिया है नई क्लाइमेटिक कंडीशन को, उसको हम सेलेक्ट करते हैं, उनके बीज को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर कमर्शियल लेवल पर उसको फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम रिलीज़ कर देते हैं, है ना। फिर उसमें फर्दर फील्ड ट्रायल भी होता है। सपोज दैट कि जैसे इंडिया में आपने मंगाई, तो इंडिया के किस लोकेशन के लिए सूटेबल है, टेम्परेट रीजन में हो सकती है कि नहीं, या सब ट्रॉपिकल में हो सकती है कि नहीं, एरिड में हो सकती है कि नहीं, साउथ इंडियन क्लाइमेट में, क्योंकि उस कंट्री में भी अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो कहाँ के लिए ये सूटेबल होगी, किस स्टेट के लिए सूटेबल होगी। जैसे आप लोगों ने पढ़ते होंगे कि बहुत सारी व्हीट या राइस की वैरायटीज़ ऐसी हैं, या वेजिटेबल या फ्रूट की वैरायटीज़ ऐसी हैं जो पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन में ही हो सकती हैं, वहीं पर वो बेहतर परफॉर्म करती हैं। जैसे कि दशहरी आम वगैरह जो नॉर्थ इंडियन बेल्ट है, यहाँ के लिए सूटेबल परफॉर्म करता है। अल्फोंसो आम वो वेस्टर्न इंडिया के लिए बेहतर परफॉर्म करता है ना। तो इसी तरह वैरायटी वाइज भी जो है वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए फील्ड ट्रायल किए जाते हैं, अलग अलग लोकेशन पर फील्ड ट्रायल किए जाते हैं कि वो वैरायटी किस लोकेशन में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, किस स्टेट के लिए। हो सकता है कि आप नॉर्थ इंडियन कंडीशन में उसे कल्टीवेट कर रहे हैं, है ना, लेकिन हो सकता है साउथ इंडियन कंडीशन में आप कल्टीवेट करें तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दें। तो फिर हम ये कहते हैं कि ये वैरायटी साउथ इंडियन क्लाइमेट के लिए ज़्यादा अच्छी है, वहाँ के लिए, वहाँ की किसानी से ग्रो करें। सम ऑफ देम आर यूज्ड एज पेरेंट, ये मैंने बताया कि कुछ वैरायटी पेरेंट की तरह भी यूज़ की जाती है इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम एंड एज टू प्रोड्यूस इम्प्रूव हाइब्रिड, जिससे कि इम्प्रूव्ड हाइब्रिड जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये दूसरा मेथड था ब्रीडिंग थ्रू इंट्रोडक्शन। तो ये तो मैंने बताया कि किस तरह से प्लांट इंट्रोड्यूस कराया गया, ये प्रोसीजर है जिसमें ये सारे स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। हो सकता है 1 मार्क्स में भी पूछ ले व्हाट इज़ प्रोक्योरमेंट, व्हाट इज़ क्वारंटाइन, तो ये चीज़ें आपको अलग अलग भी पता होनी चाहिए। अब इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी में ब्रीडिंग कैसे होती है, इम्प्रूवमेंट कैसे होता है, ये यहाँ मेन क्वेश्चन है। जैसे हमने डोमेस्टिकेशन में बात की
कि 3 से 4 जनरेशन बाद धीरे धीरे नेचुरल और आर्टिफिशियल फोर्सेस या ह्यूमन फोर्सेस के अंतर्गत जेनेटिक इम्प्रूवमेंट होता जाता है, जिसमें इन्फीरियर क्वालिटी के जीन हटते जाते हैं और सुपीरियर क्वालिटी के जीन को हम लोग सेलेक्ट करके फर्दर मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ठीक उसी तरह इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी में भी हम यही काम करते हैं, है ना। जिस वैरायटी को हमने इंट्रोड्यूस किया, जब वो अगले साल नेक्स्ट जनरेशन में प्रोड्यूस होती है तो उसमें से उनके जो सीड होते हैं उसमें हम सिलेक्शन का काम करते हैं। अच्छे सीड को हम अलग करते हैं, बेकार सीड को अलग करते हैं। ये फेनोटाइप के बेस पे होगा, देखने में सिर्फ फेनोटिपिक कैरेक्टर्स के आधार पे हम सिलेक्शन करेंगे। तो ये 3, 4, 5 जनरेशन करते 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 इसमें ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट हो जाता है और ये वैरायटी जेनेटिकली उस नए क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हो जाती है। तो इसे ये भी कहलाता है इंट्रोडक्शन इज़ द मेथड ऑफ ब्रीडिंग। इसमें भी अंडर नेचुरल और ह्यूमन सिलेक्शन के जो फोर्सेस हैं उसके थ्रू जेनोटाइप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो आप लोगों को ये दोनों मेथड मुझे लगता है समझ में आया होगा, डोमेस्टिकेशन एंड इंट्रोडक्शन। अगर आपको इन दोनों ब्रीडिंग मेथड्स में किसी भी तरह की क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।